देखो तुम लोग बताया गया था आवा साड़ी में क्षारीय धातुएं, और ये बताए थे हम कि फर्स्ट ए समूह के तत्वों को क्षारीय धातुएं कहते हैं क्योंकि इनके ऑक्साइड जल से क्रिया कर प्रबल हाइड्रोक्साइड देते हैं, जैसे Na2O प्लस H2O 2NaOH, लिथियम, एल्युमिनियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम आदि। यहाँ तक हुआ था। नीचे जो फ्रांसियम है वो रेडियो एक्टिव तत्व, नीचे वैसे तलछटी में जितने हैं वो लगभग सभी क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। सभी क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। सभी क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व। अब आगे इसमें क्या है, क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। तो सेकंड ए समूह के तत्वों को, सेकंड ए समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं क्योंकि इनके भी ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और मिट्टी का चिकने होते हैं, चिकनाहट होती है, मृदा से संबंधित है, कहा जाता है क्षारीय मृदा धातुएं। कौन कौन होंगे सेकंड ए समूह में? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम, ये सब क्या है, क्षारीय मृदा धातु। तो कैल्शियम मेन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इस तरह से इस समूह के सभी तत्व क्षारीय मृदा धातुएं कहलाते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं। फिर इसके बाद क्या होता है, सिक्का धातुएं, सिक्का धातुएं, क्वाइंस मेटल। फर्स्ट बी समूह के तत्वों को सिक्का धातुएं कहा जाता है। फर्स्ट बी समूह के तत्वों को सिक्का धातुएं कहा जाता है क्योंकि इनका उपयोग मुद्राएं बनाने में प्रयोग किया जाता है। मुद्रा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तांबा, चांदी, सोना, ये सब कैसी धातुएं हैं, सिक्का धातु या मुद्रा धातुएं। कहां पाए जाते, समूह में, फर्स्ट भी समूह में पाए जाते हैं क्योंकि इनसे मुद्राएं बनती हैं। चांदी का जानते ही हो, सोने का, तांबा वाला नहीं देखे होगे, चांदी वाला है ही है, देखे हो, सोना वाले बड़े लोग रखते होंगे। तो तांबा, चांदी, सोना, ये मुद्रा धातु हैं या सिक्का धातु फर्स्ट बी समूह में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है हाइड्रोजन परिवार। हाइड्रोजन परिवार, हाइड्रोजन परिवार, ये क्या होता है हाइड्रोजन परिवार? सेवंत ए समूह के तत्वों को, सेवंत ए समूह के तत्वों को हाइड्रोजन परिवार कहा जाता है। सेवंत ए समूह के तत्वों को हाइड्रोजन परिवार कहा जाता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति समुद्री हाइड्रोजन, समुद्री नरकुल या समुद्री घास, हाइलो माने समुद्री घास, नरकुल जन माने उत्पन्न होने वाला, तो समुद्री घास से इनकी उत्पत्ति होती है, इसलिए इसे हाइड्रोजन परिवार कहा जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये क्या, ये दोनों क्या हैं, ठोस, और ये क्या है, गैस। ये ऐसा धातु है जो क्या है, द्रव है, ब्रोमीन, ये द्रव। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये हाइड्रोजन है, सेवंत ए समूह में पाए जाते हैं। अभी इसका निकालोगे, इसका प्रमाण 9, इसका 17, फिर इसका 18, इसमें जोड़ना 35, ऐसे इनके प्रमाण क्रमांक भी मालूम हो जाएंगे।
अध्ययन करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के। 4 ही का नाम ऐसा लिया जाता है। ये सभी 7th समूह में पाए जाते हैं और इनकी उत्पत्ति समुद्री घास से होती है, नरफूल से होती है, इसीलिए इन्हें हैलोजन परिवार कहा जाता है। फिर है अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें, निष्क्रिय गैसें। अक्रिय, निष्क्रिय, जो दूसरे से क्रिया न करे। शून्य समूह, पी ब्लॉक के शून्य समूह के तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है। अष्टक पूरा होने के कारण, हीलियम को छोड़कर सभी के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा होने के कारण ये किसी अन्य दूसरे तत्व से क्रिया नहीं करते, इसीलिए इन्हें अक्रिय गैसें कहा जाता है। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इस तरह से ये अक्रिय गैसें हैं। इसका प्रमाण क्रमांक 2 होता है। इसका 10, 18 ऐसे सबका अपना आखिरी तक सबका प्रमाण क्रमांक भी निकाले जाएंगे। इसको छोड़ करके सभी के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। और ये क्रिया क्यों एक तत्व दूसरे तत्व से करता है? इसलिए कि वो अपने बाहरी कक्षा का अष्टक पूरा कर ले, और जिसका अष्टक पूरा पहले से वो क्यों क्रिया करेगा, इसीलिए इसको अक्रिय गैसें कहा जाता है। और ये क्या होते हैं? किसी दूसरे से क्रिया नहीं। रेडॉन रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडॉन रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडॉन रेडियो एक्टिव तत्व है। तो इस तरह के जो तत्व हैं जिनकी अष्टक पूरा होता है, हीलियम इसका तो ही होता है, इसको अपवाद स्वरूप मान लें। बाकी इसका 10 है, इसका लिखोगे 2 का 8 ऐसे आ जाएगा, 18, 2, 8, 8। तो ऐसे आसानी से इसको निकाल सकते हो कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये किसी दूसरे से क्रिया नहीं करेंगे, निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस कहलाएंगे। फिर होता है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व, सामान्यतः डी ब्लॉक के तत्व जिनकी 2 कक्षाएं अपूर्ण होती हैं, उन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण, इनकी लगभग 2 कक्षाएं अपूर्ण होती हैं, बाहरी 2 कक्षाएं अपूर्ण होती हैं। संक्रमण तत्व के गुण क्या होंगे? संक्रमण तत्व में लोहा का सबसे बड़ा उदाहरण है, लोहा संक्रमण तत्व है। तो ये क्या होते हैं? प्रबल कठोर धातुएं हैं। प्रबल कठोर धातुएं हैं। ये उष्मा तथा विद्युत के सुचालक हैं। उष्मा तथा विद्युत के सुचालक हैं। ये परिवर्ती संयोजकता प्रदान करते हैं। ये लोहा 2 भी शो करता है और 3 भी, बड़ा कुछ दिन बताए थे। तो परिवर्ती संयोजक इनके रंगीन होते हैं। रंगीन जितने उत्प्रेरक होंगे सारे डी ब्लॉक तत्व के हैं, तत्व हैं। ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, परिवर्ती संयोजकता प्रदान करते हैं। आयन रंगीन होते हैं। जो हम इंटर में हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो रंगीन आयन यहीं से लिए गए हैं, इनके आयन रंगीन होते हैं। ये उष्मा तथा विद्युत के सुचालक हैं। प्रबल कठोर धातुएं हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी संक्रमण तत्व। हम लोग आगे इसको 11th 12th में पढ़ा जाएगा उसको, फिर उसको देखेंगे। अब तुम लोग का जो बचता है, पता नहीं है नहीं हाई स्कूल में उतना, हाई स्कूल का वगैरह कोर्स देखते नहीं, कुछ अधिक हो ही जा रहा है। समूह निकालना भी इतना डिटेल नहीं रहा होगा, लेकिन हमने उसको बताया। अब इसमें जो 3-4 चीजें और इसमें बतानी थी, कहीं कहीं हमने जिक्र सुना है हाई स्कूल वालों में। एक होता है आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता और आकार। एक आकार आवर्सारी में किस तरह से आकार घटते बढ़ते हैं तो है नहीं, मुझको लगता है बहुत कम होगा। हाई स्कूल हम लोग पढ़ते, हर साल हम पढ़ा देते हैं, तो उसका असर रहता है कुछ कुछ। अगर आएगा भी देखेंगे, अब पूछ सकता है उसको क्या भरोसा। तो आकार पहला होगा। आकार क्या होता है? अंतिम इलेक्ट्रॉन के किसी पर
कक्षा के इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी उस तत्व का आकार कहलाता है। अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी उस तत्व का क्या कहलाता है? आकार। तो इस तरह के आकार के बारे में जो जानकारी है वो ये होता है नाभिक से। ये पहली कक्षा, ये तीसरी कक्षा, अंतिम इलेक्ट्रॉन मान लो इस कक्षा में है, यहां से दूरी नाप लो, ये इस परमाणु का आकार कहलाएगा। और आकार यदि हमको ये मालूम हो गया तो अब चूंकि आवर्त सारणी में होता क्या, देखो सबसे इंपॉर्टेंट तुमको ये देखना, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलो, इधर चलो या ऊपर से नीचे आओ, दोनों दशाओं में आकार, ये रूप याद है तुम्हें बस। आवर्त सारणी में यदि हम बाएं से दाएं चलते हैं तो आकार घटता है, इसके लाइन हमेशा याद रखें, बाएं से दाएं चलेंगे तो आकार घटता है, और जब हम समूह में नीचे उतरेंगे तो आकार बढ़ता है, यहां घटता है और यहां क्या होता है? बढ़ता आकार। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है, समूह में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है। पूरे आवर्त सारणी में फ्रेंसियम व्यापार सबसे बड़े आकार का है। तो इस तरह से आपको ब्लैक बोर्ड पूरा एक आवर्त सारणी मानो, इधर जब जाओ इस साइड में तो आकार घटेगा, तलहटी में आओगे इसको पेदी कर सकते हो, पेदी में आओगे तलहटी में आओगे तो आकार बढ़ेगा। अब ये कुछ चीजें छोड़ते हैं तुम्हें कि क्यों बढ़ेगा क्यों घटेगा, उस पर डिटेल इंटर में भी नहीं है, लेकिन वहां इंटर बताते हैं कि नई नई कक्षाएं जुड़ेंगी, इसमें प्रभावी आवेश की संख्या नाभिक पे अधिक हो जाती है, वो जिससे परमाणु सिकुड़ जाता है, आकार घट जाता है, ये सब कारण बताया जाएगा वहां इंटर में, है भी वहां भी नहीं इतना डिटेल वहां बताएंगे। और यहाँ बस सिर्फ इतना तुमको याद करना है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलोगे तो आकार घटेगा, और अगर नीचे उतरोगे या इसको पेदी मान लो तलहटी तो आकार बढ़ता है। ये सारी चीजें हमको देखना है, और जिससे कोई दिक्कत न पड़े, क्योंकि आकार यदि मालूम है तुम्हें, तीन चीजें जो और भी बताए हैं, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, ये डिटेल इंटर में है, लेकिन यहां भी हमको लगा पूछा गया है, कोई चर्चा है इस तरह। तो आकार घटता है बढ़ता है, इसको हम यहां देखेंगे। आकार के आधार पर ही उसका निर्धारण होगा कब वो आयनन विभव घटेगा, कब आए जाने क्या होगा, ये सारी चीजें हम वहां देख लेंगे। तो सिर्फ तुमको याद करना है आकार के बारे में, आकार कैसा है, कब घटता है कब बढ़ता है। तो क्या सीखे तुम, जैसे इधर हमने ले दूसरे आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे है। तो यहां देखते हो तुम इसका आकार लिथियम का इतना बड़ा है, तो यहां जाते जाते आकार छोटा हो गया, तो आकार छोटा हो गया, जिसको हम और डिटेल देखेंगे। बस सिर्फ इतना याद रखना